गर्मी आ गई है, मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन के समय में पारा लगातार चढ़ा हुआ है, ऐसे में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, सोचिए ये हाल अभी मार्च के महीने में ही है, तो आगे क्या हाल होने वाला है। जिंदगी का असल सामना तो होना अभी बाकी है। तो क्या हालात होंगे, वेदर डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, वो दिखाते हैं आपको। अभी अप्रैल बाकी है, पूरा मई का महीना पड़ा है और जून का झुलसाने वाला महीना बाकी है। और हाल ये है कि मार्च में ही पारे ने 40 डिग्री का आंकड़ा छूना शुरू कर दिया है। गर्मी की जो शुरुआती रुझान है वो तो ये बता रहे हैं कि इस बार तपिश जिंदगी का कड़ा इम्तिहान लेने जा रही है। कुछ दिन पहले हुई बारिश के बाद से ही मौसम शुष्क बना हुआ है और इसकी वजह से पारा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर से तेज धूप और बढ़ता तापमान जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। लोग घर से बाहर निकलने में एक बार फिर सोचने लगे हैं। आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ की मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ और मौसम एकदम साफ है। कुछ दिनों तक तापमान इसी तरीके से रहेगा, लेकिन 2 दिनों के बाद मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में थोड़ी सी जो है कमी आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी राज्यों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में उसका असर जो है वो दिखाई देगा। आज की बात करें तो दिल्ली में पारा 38 डिग्री के पार जाने की उम्मीद है। 26 से लेकर 27 तारीख को भी पारे की इसी तरह बढ़ने के आसार हैं। 27 मार्च के बाद राहत की छोटी सी किश्त दिल्ली के खाते में आएगी। 27 मार्च के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली में नजर आएगा। 28 से 29 मार्च के बीच दिल्ली को बादलों की छाप नसीब होगी और हवाएं भी चढ़ते पारे को कुछ थामेंगी। पहले अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल थोड़ा तापमान बढ़ने की संभावना है। कल 39 डिग्री तक जाने की संभावना है और ये हॉट डे के साथ साथ मिनिमम खास चेंज नहीं होगी, मैक्सिमम थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद दोबारा ये जो 36 to 38 डिग्रीज के रेंज में वापस आ जाएगी। 1 डिग्री बढ़ेगी, 1 डिग्री घटेगी, ऐसे ही संभावना है। फिलहाल तो मार्च जिस तरह से तप आ रहा है, आने वाले दिन तपिश भरे हो सकते हैं। देश के तमाम शहरों की बात करें तो इस वक्त जयपुर में पारा 36 डिग्री के पार जा चुका है। भोपाल भी तपिश की चपेट में है, यहाँ तापमान 36 डिग्री तक पहुँच चुका है। रायपुर भी मार्च में ही जलने लगा है, यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री को पार कर चुका है। इसी तरह अहमदाबाद में भी तेज धूप के चलते पारा 39 डिग्री के पास पहुँच गया है। अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो मार्च में ही यहाँ पारा 41 डिग्री के पार जा चुका है। मेन जो हीट वेव का भी जो इमर्जिंग जोन का बात करें, जो हमें जो ज्यादा खतरे का दिख रही है, वो है आपका उड़ीसा में अभी टेम्परेचर्स 4 से 6 डिग्री बढ़ने की संभावना है। और जैसे अभी एक वेदर सिस्टम के कारण टेम्परेचर्स काफ़ी गिर चुके हैं, अभी बढ़ के डे 5 यानी कि आज जैसे आज आपका ट्यूसडे है, तो आपका जैसे 25 मार्च है, तो 29 मार्च तक उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति उड़ीसा में होने की स्टार्ट होने की संभावना है। ये फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा ईस्ट इंडिया में। इसी बीच काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने भी गर्मी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। इस रिसर्च में कहा गया है कि इस बार गर्मी में लू के दिन पिछली बार की तुलना में 20% ज्यादा हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में गर्म मौसम की जो वजह बताई गई है, उसमें पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना भी एक वजह है। पहाड़ों पर बर्फबारी वाले दिनों में कमी आने को तेजी से बढ़ते पारे की बड़ी वजह माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोहरे के दिनों में कमी आने की वजह से लू के दिनों में इजाफा होने की आशंका है। फिलहाल तो गर्मी के दिन अभी शुरू हुए हैं और तपिश से जिंदगी का असल सामना होना बाकी है। मौसम का जो हाल अभी है, उससे तो यही लगता है कि गर्मी इस बार कड़ी परीक्षा लेने जा रही है। फिलहाल तो राहत की खबर इतनी भर है कि मार्च के आखिरी दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी बचाने बादल आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देख लिया हमने गर्मी का हाल और अब नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन गर्मी में बहुत मुश्किल होने वाला है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अयोध्या जाएंगे रामनवमी पर। लेकिन मंदिर प्रशासन ने अच्छी खासी तैयारियां की हैं।
दरअसल राम मंदिर में भव्य दिव्य राम मंदिर की तैयारियों के साथ श्रद्धालुओं को इस दौरान होने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए भी कई इंतजाम किए गए हैं। दरअसल इस बार नवरात्र और रामनवमी पर भक्तों को गर्मी में राहत की छांव मिलेगी। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति और उल्लास से सराबोर है। राम जन्मोत्सव पर रामनवमी के लिए नगरी सज धज रही है, तैयार हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर अयोध्या का रंग अलग ही होगा। राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुलभ दर्शन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन गर्मी का मौसम होने के चलते किसी को परिसर में स्वास्थ्य संबंधित समस्या न हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में बढ़ता तापमान सबसे बड़ी चुनौती होगा, जिस पर प्रशासन का अधिक ध्यान है। रामनवमी तक तापमान बढ़ेगा, ये देखते हुए राम जन्मभूमि पथ से लेकर निकास मार्ग तक छाया की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए पानी और ORS घोल का इंतजाम होगा। साथ ही पैरों को सूर्य की गर्मी की तपिश से बचाने के लिए मैटिंग इत्यादि के बंदोबस्त किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं के पैर गर्मी के चलते न जल सके। वहीं प्रवेश और निकास मार्गों सहित राम पथ पर दर्जनों स्क्रीन लगाई जाएंगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्थाओं में होल्डिंग एरिया सहित रूट डायवर्जन तक का प्लान किया जा रहा है। ये है कि जो इस भीषण गर्मी को देखते हुए कैसे सुरक्षा और सुविधा दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाया जाए, और वहीं साथ ही साथ यातायात प्रबंधन के लिए जो आवश्यक डायवर्जन्स हैं, जिससे कि सभी लोगों को समान रूप से सुविधा मिल सके, वो हम लोग इसके लिए व्यवस्थित करेंगे। और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हमारे पास डायवर्जन की डिफरेंट स्कीम्स हैं। अगर भीड़ ज़्यादा अधिक होती है तो फिर डायवर्जन की उन स्कीम्स को भी हम प्रभावी करेंगे, जिसका रिहर्सल हम लोग कर चुके हैं। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नव्य राम मंदिर में राम जन्मोत्सव का आयोजन दूसरी बार होना है। ऐसे में राम मंदिर में भी तैयारियां दिव्य और भव्य की जा रही हैं। रामनवमी पर्व की शुरुआत 30 मार्च को नवरात्र के पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर में राम जन्मोत्सव के लिए विशेष तैयारी है। प्रातःकाल 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भगवान का रामलला का अभिषेक होगा। लगभग 10 मिनट के लिए पर्दा बंद रहेगा और 10 मिनट पश्चात रामलला का श्रृंगार होगा, जो श्रृंगार हो सकता है 1 घंटे से अधिक समय तक चलता रहे। फिर 10 मिनट के लिए पर्दा बंद रहेगा, भगवान का भोग लगेगा। ठीक 12 बजे पर्दा खुलेगा। जैसे ही 12 बजेंगे भगवान का जन्मोत्सव आरती प्रारंभ हो जाएगी। राम सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश में जन्म हुआ, तो भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य की किरणें, अपने कुल्म में अपने वंश में जन्म लेने वाले बालक भगवान विष्णु का अवतार श्री राम के मस्तक पर तिलक लगाएंगे, उनके ललाट को प्रकाशित करेंगे और ये दृश्य 4 मिनट तक टेलीविजन पर देखा जा सकता है। दोपहर को ठीक 12 बजे से 12:04 तक। अयोध्या में लगभग 50 स्थानों पर LED स्क्रीन लगाई जाएगी, ताकि श्रद्धालु रामलला के सूर्याभिषेक के अद्वितीय दृश्य का साक्षात्कार कर सकें। इसके अलावा राम भक्त अपने घरों में बैठकर भी इस दिव्य क्षण को डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ये मानना है कि 4, 5 और 6 अप्रैल को श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या में सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए प्रशासन भीड़ का अनुमान देखते हुए डटा और जुटा हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, गर्मी के मौसम में भी और भक्तों के जोश में भी कोई कमी कहीं देखने को मिल नहीं रही है। काशी पहुंच रहे भक्तों की तादाद को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भी कई इंतजाम किए हैं ताकि भक्तों को गर्मी के मौसम में भी सुगम दर्शन हो सके। अब देखिए, काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि मौसम की बेरुखी के बावजूद भक्तों को बाबा के दर्शन आसानी से हो सके। देखिए जरा। काशी विश्वनाथ का धाम आस्था का वो धाम जहां श्रद्धालुओं की भीड़ कभी कम नहीं होती। कोई मौसम हो, कोई ऋतु हो, बाबा के द्वार पर भक्तों की अपार भीड़ हमेशा रहती है। काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के तमाम दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे में अपने आराध्य के लिए भक्त दौड़े चले आते हैं, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। अब गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है और काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे भक्तों को गर्मी के मौसम में भी आस्था की ठंडी छांव मिलती रहे। बाबा विश्वनाथ के आंगन में जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी में भी शीतलता का अनुभव हो और वो पूरे आनंद के साथ अपने आराध्य के दर्शनों का लाभ ले सकें। दर्शनार्थियों की सुविधा के मद्देनजर पूरे धाम परिसर में जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है। जर्मन हैंगर के साथ साथ मिस्ट फैन लगेगा ताकि उन पे फुहारे से पानी की भी बरसात होता रहे, ताकि इस गर्मी के मौसम में भी जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए तो वातावरण में उनके आसपास शीतलता बनी रहे और वो शुद्ध मन से और बिना परेशान हुए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। सिर्फ जर्मन हैंगर ही नहीं बल्कि मिस्ट फैन भी जगह जगह लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को ठंडी फुहार के जरिए शीतलता प्रदान की जा सके और श्रद्धालु बिना किसी तकलीफ के बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त कर सकें। काशी विश्वनाथ मंदिर की जो सुविधाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं। पहले धूप के कारण लोग यहाँ परेशान होते थे, लेकिन अभी जो यहाँ पे लगाया गया व्यवस्थाएं, छांव की व्यवस्था की गई है, लोगों को बैठने की उचित व्यवस्था की गई, बहुत ही सुंदर है। लोग जो थक जा रहे हैं बैठ के यहाँ आराम कर ले रहे हैं, कहीं न कहीं उनको सुकून मिल रहा है। और इस बार जो है ये काफ़ी अच्छा शेड लगाया गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को गर्मियों का सामना नहीं और ये जो धूप जो है ना उसको सामना करने नहीं पड़ रहा है। ये काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है मंदिरों के द्वारा। गर्मी के मौसम में मंदिर परिसर में फर्श का पत्थर गर्म हो जाता है, लेकिन अब बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को न धूप लगेगी और न ही पांव जलेंगे। सिर पर छांव के लिए गंगा द्वार से मंदिर चौक तक जर्मन हैंगर लगेंगे। जमीन पर जूट की गीली मैट शीतलता का आभास बनाए रखेगी और भक्तों को काशी विश्वनाथ धाम में आस्था की छांव मिलती रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। कहीं धूप, कहीं छांव और कहीं छांव से ज्यादा कूल मौसम। चलते हैं श्रीनगर ठंडी हवाओं में। माहौल बना दिया ठंडा ठंडा इसने। देखिए, वहाँ का मौसम है कूल तो सैलानी गर्मी से बचने के लिए कश्मीर का रुख तो करते हैं, हम सभी जानते हैं। शिकारा राइड भी लेते हैं। देखिए, खूबसूरत कश्मीर, सुंदर सी झिलमिलाती डल लेक और उस पर लहराते इतराते चलते शिकारे। इन दिनों श्रीनगर की डल झील पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ शिकारा सवारी कश्मीर की खूबसूरती का अहम हिस्सा है, इसलिए यहाँ शिकारा राइड पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ आकर न सिर्फ हसीन वादियों के दीदार कर रहे हैं, बल्कि पर्यटक तो मानो कश्मीर जाकर शिकारा राइड का मजा लेने का सपना देख रहे थे और उनका सपना अब पूरा हुआ है। कलकत्ता से यार बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच ये जन्नत ही है और इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग ट्रेवल्स के अंडर में आए हैं, गुलमा शोलमा घूम के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा वादिया बेहतरीन, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर कश्मीर में, तो मेरा एक ड्रीम था कश्मीर में आना, तो फास्ट फुलफिल हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। मैं टीवी में यूट्यूब में शॉर्ट देखती थी, सोचती थी कि कब जाऊंगी, शिकारा राइड करूंगी, मैं फ़ोटो खींचूंगी, ये सब देखूंगी,
तो आज मेरा ड्रीम फुल हो गया। हम लोग 20 साल से कश्मीर आते हैं। मैं अभी 16वीं बार कश्मीर आ रही हूँ। हमारे रिलेटिव्स, हमारा फ्रेंड्स सर्कल, सबको लेके मैं आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। कश्मीर की हवा जैसे ठंडे दिमाग के है, बिल्कुल गुस्सा नहीं होते किसी बात पे। सैलानियों का मानना है कि कश्मीर जाओ और शिकारा राइड ना लो तो मजा नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ आए पर्यटक डल झील पर शिकारा राइड के जरिए कश्मीर की खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश कर दिया है। और इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, बिजली, ट्रांसपोर्ट और यमुना सफाई समेत कई मुद्दों पर सरकार ने गुड न्यूज दी है और बड़े ऐलान किए हैं। देखिए, इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की है और कुछ इसी तर्ज पर आवाम की आकांक्षाओं के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। दिल्ली के अब तक के इतिहास में पहली बार है जब उसका बजट 1 लाख करोड़ का है। इसकी गूंज दिल्ली विधानसभा में भी सुनाई दी। गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। जो कि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। जाहिर है दिल्ली के विकास के लिए जब बजट इतना भारी भरकम है तो इससे उम्मीद के मुताबिक ही समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है। महिला, जरूरतमंद, व्यापारी समेत सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। तो सबसे पहले बात बजट में महिलाओं की सौगात की, जो चुनावी कैंपेन में बीजेपी का प्रमुख हथियार रही और जिसकी सुरक्षा और सुविधा के लिए बीजेपी ने तमाम वादे किए थे। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए बजट में 210 करोड़ का ऐलान किया गया। बस में मुफ्त सफर के लिए महिलाओं का कार्ड बनेगा। उन्हें पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। ने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं के अलावा बजट में गरीबों, जरूरतमंदों, व्यापारियों के हितों का भी खास ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के सर्वांगीण विकास की सौगात इस बजट में दी गई है। गरीबों के लिए अलग अलग इलाकों में अटल कैंटीन खोली जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए 696 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनता को अब 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पानी के टैंकर्स में जीपीएस के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और व्यवस्था सेवा के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यमुना सफाई की जिस मुहिम को गुड न्यूज चैनल ने शुरू किया है, बजट में उस यमुना सफाई को लेकर भी 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। दिल्ली में यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
स्वच्छ जल के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जाहिर है, अपनी सरकार के पहले ही बजट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब बारी है उन उम्मीदों पर खरे उतरने की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कासिमाबाद इलाके में शासन प्रशासन की अनदेखी के बाद वहां के ग्रामीणों ने मंगई नदी के ऊपर करोड़ों रुपए की लागत का पुल खुद बनाने का बीड़ा उठा लिया। दरअसल गांव में जन सहयोग से 1 करोड़ की लागत से 108 फीट लंबा पुल बनाया जा रहा है और खास बात यह है कि ग्रामीणों ने ये राशि चंदे से एकत्रित की है और वो पुल बनाने के लिए श्रमदान भी कर रहे हैं। यूपी के गाजीपुर के क्यामपुर छावनी गांव में नदी पार करना इतना आसान नहीं है। बस यही बांस का एक पुल है और इसी पुल से जान हथेली पर रखकर आना जाना है। यहाँ के लोगों ने कई बार सरकार से मंगई नदी पर पुल के लिए गुहार लगाई, अफसरों के दफ्तर में अर्जी लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन गाँव वालों ने हिम्मत नहीं हारी और तय कर लिया कि वो खुद नदी पर अपने खर्चे से पक्का पुल बनाएंगे। गांव वालों के पैसे से यहां पक्के पुल की पहल गांव के रिटायर्ड आर्मी जवान रविंद्र यादव ने की। सारे गांव ने चंदा इकट्ठा किया। 25 फरवरी 2024 को पुल का खुद ही शिलान्यास कर दिया। इस ब्रिज का नाम गांव वालों ने अपना पुल रखा ताकि गांव वालों के पैसे से बने इस पुल को गांव में आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। आज ये पुल आधा बनकर तैयार है और ये पुल गाँव वालों के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है। गाजीपुर के इस गाँव के लिए ये पुल कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बन जाने से जिला मुख्यालय से गांव की दूरी 10 से 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गांव वालों का कहना है कि पास में ही जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का गांव भी पड़ता है और पुल बन जाने से उस गांव को भी फायदा होगा। फिलहाल इस पुल का काम सेना के इंजीनियरिंग कोर्स से रिटायर्ड रविंद्र यादव की देखरेख में चल रहा है और अब ये पुल तेजी से आकार ले रहा है। उस आदमी को त्याग मानूंगा जो मिलिट्री से रिटायर होकर और 10 लाख देने का काम किया और उस पुल का नींव को शेखर जी को बुलाकर शिलान्यास भी किया, रविंद्र यादव। और उसके बाद ये जनता में संदेश गया, ये बढ़िया काम इस क्षेत्र का हो रहा है और इस पुल के बन जाने से कम गाजीपुर जाने के लिए माने गाजीपुर में तमाम सुविधा है क्षेत्र के लिए 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। जो पहले 47 से अब तक जो जनता जाती थी वो 40 किलोमीटर तय करके गाजीपुर पहुंचती थी। आज इस पुल बन जाने के कारण सबसे बच्चों को जो सुविधा मिलेगी पढ़ने के लिए, गाजीपुर हॉस्पिटल जाने के लिए, गाजीपुर मुख्यालय जाने के लिए 40 किलोमीटर और समय का जो बचत होगा वो बहुत अपने आप में एक उपलब्धि होगा। गाजीपुर में मंगई नदी पर गांव वालों के चंदे से बन रहा यह पुल 108 फीट लंबा है। इस पुल को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरा गांव जुटा है। कोई इस पुल के लिए सरिया दे रहा है तो कुछ लोग इसके लिए गिट्टी जुटा रहे हैं। लेकिन खबरों के आने के बाद इस पुल को लेकर इलाके में पॉलिटिक्स भी हो रही है। चूँकि आगे ये पुल पब्लिक के इस्तेमाल में आना है, लिहाजा इसकी जांच करने की बात भी चल रही है। उनका कहना है कि इस पुल की उनको आवश्यकता थी और ये स्वीकृत नहीं हो पाया। तो चूंकि ये एक पुल का मामला है और पुल जो है काफ़ी भारी वाहन भी उसमें चलेंगे और ये पब्लिक सेफ्टी से संबंधित है, तो इसके संबंध में जांच कराई जाएगी कि क्या वो पुल जो बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी तो उस पुल की क्या स्ट्रेंथ है और क्या ये PWD के विभागीय नियमों के तहत बनाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता क्या है, ताकि किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई पब्लिक सेफ्टी को लेकर के कोई बात ना हो, इसको हम लोग चेक कराएं। गाजीपुर का ये पुल गांव वालों की हिम्मत की मिसाल बन गया है। 2024 से अब तक ये पुल आधा बनकर तैयार है। गांव वालों को यकीन है कि उनकी मेहनत और एकजुटता से एक न एक दिन ये पुल सीना तान कर खड़ा हो जाएगा और उनकी दुश्वारियां कम हो जाएंगी। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।